Yes, student, let's start our next topic towards civil disobedience. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. और वो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया था, ये है पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसका रीज़न क्या था, चोरा चोरी इंसिडेंट जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और उन्हें क्या लगता था, ही फेल्ट द मूवमेंट वाज अ टर्निंग वॉयलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। और उन्हें ये लगता था कि सत्याग्रहीज को ट्रेनिंग यानी कि उसको ट्रेंड करने की ज़रूरत है फिर से कोई मास स्ट्रगल करने के लिए। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। और कांग्रेस के कुछ लीडर क्या थे, ये मास स्ट्रगल करके थक चुके थे। क्यों? क्योंकि जैसे वो कुछ स्ट्रगल करते फिर लोग कोई वायलेंट क्रिएट करते और जो गांधी जी की अगेंस्ट था तो फिर वो कॉल ऑफ होने की वजह से कहीं ना कहीं वो फेडअप हो चुके थे। और अब वो क्या चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग था। और वो ये आप अगर आपको ध्यान हो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने इन्होंने इन इलेक्शंस को और सब चीज़ों को बॉयकॉट किया था। और अब इस मूवमेंट में इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने की बात कही। क्यों कही, क्या रीज़न था इसके पीछे? They felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic। उन्हें ये लगता था कि हम काउंसिल में साथ रह के उनकी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जान सकते हैं। हम अगर कुछ वो गलत करते हैं तो आर्ग्यू कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics। इन्होंने उसी में रहते हुए अपनी एक स्वराज पार्टी फॉर्म की। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass agitation and for full independence। लेकिन जो दो उस टाइम रेडिकल लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो क्या चाहते थे, कंप्लीट फुल इंडिपेंडेंस और रेडिकल मास एजिटेशन ऐसा मूवमेंट चाहते थे। और इसी के बीच और इस डिस्कशन और डिबेट के बाद कुछ ऐसे दो फैक्टर सामने आए, टू फैक्टर शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जिन्होंने इस इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई शेप दी। और वो फैक्टर कौन से थे? फर्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमी डाउन हो गई थी और प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन चीज़ों की कीमत नहीं मिल रही थी। जैसा कि आप पढ़ते आए हो इकोनॉमिक्स में कि इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड था और डिपेंड है। प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन फार्मर्स को उनका सही प्राइस नहीं मिल रहा था। इन 1926 एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगेन टू फॉल एंड और पूरी तरह से वो 1930 के बाद तक कोलैप्स हो गया था। एज द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पीजेंट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। और उनको प्रॉब्लम आ रही थी अपनी हार्वेस्ट फसल क्रॉप्स को सेल करने में और रिवेन्यू को पे करने में। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, यानी कि वो पैनिक 1930 तक वो लोग जो वहाँ रूरल एरिया या गांव के जो लोग थे वो इस पैनिक में थे। और सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? साइमन कमीशन। स्टार्टिंग से ही हम डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हो, बट ब्रिटिशर्स थॉट इंडियन वर नॉट फिट फॉर सच रिफॉर्म्स। और हमें चेंजेस चाहिए थे, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी, काउंसिल में एंट्री चाहिए थी। बट ब्रिटिशर्स ऑलवेज सेड दैट यू इंडियंस आर नॉट फिट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। लेकिन हम जब बार बार डिमांड कर रहे थे, इसीलिए ब्रिटिशर ने क्या किया, एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके चीफ थे सर जॉन साइमन। और इसी के नाम से इसका कमीशन को नाम जो हम पढ़ेंगे इसमें साइमन कमीशन इसको नाम दिया गया। और इसको क्या डिसाइड करना था, ये इसीलिए भेजा गया था कि वेदर इंडिया इज़ फिट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या इंडिया इस लायक है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी जाए, चेंजेस किए जाए, राइट्स दिए जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं था और उसमें जो 7 मेंबर थे वो सारे के सारे दे वर ऑल आर ब्रिटिशर्स।
When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." और इसमें सभी पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग द कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और इन सब ने डेमोन्स्ट्रेट उसके अगेंस्ट किया था, प्रोटेस्ट किया था। और इसी प्रोटेस्ट में ड्यूरिंग एंटी साइमन प्रोटेस्ट द ब्रिटिशर ऑर्डर लाठीचार्ज, और उसी में जो उन अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर ने जो उनके क्या किया, लाठीचार्ज का ऑर्डर किया। तो उसी में जो हमारे लीडर एक फेमस लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। पार्टिसिपेट इन एन ऑफर टू विन देम ओवर। अब ये सब कुछ था, और ये वाइस रॉय लॉर्ड इरविन क्या चाहते थे कि इसे किसी तरह से कैसे कम किया जाए, किस तरह से इनको मनाया जाए। तो इन्होंने इस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस को अनाउंस किया एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या था कि उनका ये था कि पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स जो भी होंगे, सब कुछ गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ हमारे हाथ में होगा जैसा हम चाहेंगे, लेकिन इन सब पे जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, ब्रिटिशर्स का होगा। और इससे जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू थे सेटिस्फाई नहीं थे। रेडिकल्स और जो लिबरल्स थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से सेटिस्फाई थे, बट धीरे धीरे क्या था, उनका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मली रूप से मान लिया गया। लाहौर सेशन आपको पहले भी जैसे बता चुकी हूँ मैं कि जो अगर कलकत्ता में हुआ तो कलकत्ता सेशन, अब ये लाहौर में हुआ है तो लाहौर सेशन। तो ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जन 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए प्लेज लेंगे या शपथ लेंगे, बट पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला था। और गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी वॉज लुकिंग फॉर अ सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द होल सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कुड बी बिल्ट। ऐसा जिससे कॉमन मैन से रिलेट हो, और ऐसा कोई मूवमेंट चाहते थे जिससे हर तरह के लोग उसमें जुड़े। सो लेट्स सी द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31st Jan 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands, जिसमें 11 डिमांड्स को रखा गया। एक जो लेटर लिखा उन्होंने किसको, वाइसरॉय इरविन को। इनमें से कुछ जनरल डिमांड्स थी, जबकि कुछ डिमांड्स इंडस्ट्री से लेके पीजेंट्स तक के हर ग्रुप से लोगों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन डिमांड्स के जरिए सोसाइटी के हर ग्रुप्स को एक साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके कैंपेन में शामिल हो सके, इन्वॉल्व हो सके। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट था सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना। क्यों? इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, चाहे वो रिच है, पुअर है, किसी भी तरह के हैं, चाहे वो हर तरह के लोगों के लिए ये ज़रूरी था। और द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर, जो उनकी गवर्नमेंट की इस पे मोनोपोली थी। और गांधी जी का क्या मानना था कि ये एक ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फेस है। महात्मा गांधी का यह लेटर एक अल्टीमेटम की तरह था, यानी कि एक चेतावनी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया तो कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च कर देगी। इरविन अनविलिंग टू नेगोशिएट, वो बातचीत या झुकने के लिए रेडी नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ मार्च स्टार्ट कर दी। द मार्च वॉज over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Gujarati coastal towns of Dandi. Volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Daily वो 10 miles तक चलते थे और 24 days तक. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped. जहाँ भी वो रात को रुकते थे, आसपास के गांव के लोग, उनके पास हजारों लोग आते थे उनको सुनने के लिए. And he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. और वो लोगों को ये बताते थे कि किस तरह में पीसफुली उनको डिसओबीडियंट करना है. ओबीडियंट मानने वाला, डिसओबीडियंट न मानने वाला, यानी अंग्रेज़ों का कहना नहीं माना ब्रिटिशर्स का. 6 अप्रैल को वे डांडी पहुँचे और उन्होंने वहाँ ही सेरेमनली वॉयलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. और उन्होंने वहाँ क्या किया,
वो वॉयलेट किया, लोग कानून को तोड़ा और पानी को उबाल कर जो सी वाटर से वहाँ पे सॉल्ट बनाया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। अब क्वेश्चन इज द हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये उस मूवमेंट से अलग क्या था? उस मूवमेंट में तो हमने क्या किया था नॉन कोऑपरेशन में कि हमने बॉयकट करना है, लेकिन इसमें क्या है कि हमने उनका कहना भी नहीं मानना है, डिसओबीडियंट। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज cooperation with the British but also to break colonial rule। और इसके लिए इसके क्या क्या as they had done in 1921-22 but also to break colonial rules। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। वहाँ उन्होंने अपना धरना वगैरह करना शुरू कर दिया, सॉल्ट लो उसको तोड़ा और खुद वो सॉल्ट बनाने लगे। As the movement spread, foreign clothes were boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue and चौकीदार taxes, villages official resign दे दिया उन्होंने, and in many places forest people violated forest laws, going into reserved forest to collect wood and graze cattle। और ये सब चीज़ें होने लगी और फॉरेस्ट पीपल ने जो ट्राइबल थे उन्होंने भी क्या किया, उस लॉ को कानून को तोड़ने लगे और रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे, वहाँ से अपने लिए लकड़ियाँ वगैरह या कैटल्स के लिए चारा वगैरह जाने लगे। अब इतना कुछ होने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ अगेंस्ट एक्शन तो लेना था, गवर्नमेंट टेक अगेंस्ट रिएक्शन। और इसमें रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के एक जो उनके फ्रेंड थे अब्दुल गफर खां को अरेस्ट कर लिया। और ये इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, जो इनको नाम दिया था ये अमीर चंद ने, और ये गांधी जी को सपोर्ट करते थे। और बहुत सारे लोग इसी जो ये प्रोटेस्ट जो हुआ इसके बाद में बहुत सारे लोग जो भीड़ थी वो सड़कों पर आ गई, ये मारने पीटने लगे। महीने भर बाद में जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, शोलापुर से के जो इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रूल का जो भी बिल्डिंग थी उनके ब्रिटिशर्स की, चाहे वो पुलिस स्टेशंस थे, म्यूनसिपल बिल्डिंग थी, कोर्ट थे, रेलवे स्टेशन थे, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जो पीसफुली सत्याग्रही थे उन पे भी अटैक हुए। अब क्या थे, लोगों को, इतने सारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब पीछे कौन बच गए थे, ज़्यादातर तो वो जेंट्स वगैरह गए थे, सारे मैन थे, यंग थे। तो पीछे औरतें जो ये जो वीमेंस और जो चिल्ड्रन बचे थे उनको भी वर बीटन, उनको मारा पीटा गया। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड कांग्रेस टू जॉइन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट एनी कॉस्ट। और उस टाइम में हमारे इंडिया के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 तक रहे थे। अब गांधी जी और इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा गया 5 मार्च 1931 को, जिसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया और कांग्रेस एग्री टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये उनकी थी, दो उन्होंने उनकी डिमांड मांगी थी और बदले में उन्हें क्या करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु डू नॉट हैव एनी वायलेंस केसेस अगेंस्ट देम। और उसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन सबको प्रिजनर्स को छोड़ना था जिनका कोई वायलेंस या जिसने कोई गलती नहीं की थी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट दोज हु लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब्स ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वर अलाउड टू रीजॉइन। अब जो गवर्नमेंट इसके दौरान, जो इस मूवमेंट के दौरान जिसने गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन कर दिया था उनको फिर से रिजॉइन करवाया जाए। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज आर नाउ अलाउड टू मेक सॉल्ट। अब ये उनके लिए अलाउ हो गया था कि वो कोस्टल एरियाज पे नमक सॉल्ट बना सकते हैं। और अब इसके बाद थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर आपको ध्यान हो, फर्स्ट हमने देखा था राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी और जो हमारे कुछ लीडर्स को जो सेटिस्फाई नहीं थे तो उन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया था। अब ये था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये जो लंदन में हुआ था इसमें जब गांधी जी को एग्री हो गए थे वहाँ जाने के लिए। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। जो गांधी जी सोच के गए थे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो अपनी उनकी डिमांड्स वो चाहते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन वो वहाँ से
डिसअपॉइंट होकर वापस लौटे। लेकिन जब वो वापस इंडिया लौटे तो देखा था यहाँ बहुत कुछ चेंजेस आ चुके थे। गवर्नमेंट ने लोगों को किस तरह से उनको रिप्रेस करना शुरू कर दिया था। गफर खां एंड द जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और जो भी मीटिंग्स थी, डेमोन्स्ट्रेशंस थे, बॉयकॉट जैसी कोई भी एक्टिविटीज़ थी, उनको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे थे। और इससे क्या था, विद ग्रेट अप्रहेंशंस महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इस मूवमेंट को दोबारा उन्होंने कंटिन्यू किया, बट बाय 34 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। धीरे धीरे इसकी जो मोमेंटम यानी कि इसका ये धीरे धीरे मंद पड़ता जा रहा था, उतना इसका अफेक्ट नहीं रहा था। दैट्स इट।